दोस्तों, महिला पर्यवेक्षक परीक्षा जो अभी चल रही है वर्तमान में 18 मार्च 2025 को जिनका पेपर है दोस्तों फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में, उनके लिए मैं टॉप 200 एमसीक्यू लेकर आया हूं। यहाँ स्क्रीन में देख सकते हैं। इसमें मैंने 6 टॉपिक को कवर किया है और इससे रिलेटेड जितने भी संभावित एमसीक्यू थे, जो संभावित थे कि आने वाले हैं ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में, उन सभी को मैंने दोस्तों कवर किया है अपने इस वीडियो में। तो वीडियो आप कंप्लीट देखिएगा और जहाँ कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी ऑप्शन में अगर आपको डाउट होगा, कोई दिक्कत होगी, समझने में समस्या होगी, तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और दोस्तों फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में ये संभावित क्वेश्चन है, इतने सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर किया है। तो प्लीज़ आप लोग एग्ज़ाम देने जाने से पहले एक बार इस पूरे सीरीज को ज़रूर देख लें, क्योंकि हमने बड़े मेहनत से आपके लिए ये मॉडल पेपर तैयार किया है 18 मार्च को जिनका पेपर है। ऐसा नहीं है, देखने के लिए जिनका भी 17 मार्च को पेपर है फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में, वो लोग भी देख सकते हैं और आगे के जिनके एग्ज़ाम हैं वो भी देख सकते हैं। लेकिन फोर्सली मैं 18 मार्च वालों को यहाँ पे कहूँगा कि वो लोग अवश्य देखें, क्योंकि उनके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। और दोस्तों आप वीडियो कंप्लीट देखिएगा, जहाँ कहीं भी दिक्कत होगी तो बताइएगा। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन में आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। शरीर में ऊतकों की वृद्धि एवं मरम्मत के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक होता है? विटामिन, वसा, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट? इसका राइट आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर कमेंट करिएगा, और नहीं पता है तो देख लीजिए कि जो ऊतकों की वृद्धि और मरम्मत के लिए आवश्यक तत्व है वो है प्रोटीन। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप प्रोटीन में टिक कर दीजिएगा, 100% सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पोषक तत्व शरीर को ऊष्मा प्रदान करता है? जिंक, प्रोटीन, वसा या खनिज? इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपके हिसाब से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वसा। ऑप्शन नंबर सी, वसा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो शरीर में ऊष्मा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में जाना जाता है? दोस्तों ये इसका आंसर तो शायद आपको पता होगा, क्योंकि आप लोग इतने दिन से महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं, तो इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। और यदि फिर भी आपको नहीं पता है या आपको नहीं जानकारी है इसके बारे में, तो मैं बता देता हूं कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है विटामिन सी। विटामिन सी को दूसरे नाम से एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों अगर चैनल में हमारे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही हर एक डेट के एग्ज़ाम के लिए मैं एमसीक्यू लेके आता हूं आप सभी के लिए। इसीलिए आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और हाँ, वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा अगर आप देखना शुरू कर दिए हैं तो। अदरवाइज़ अगर आपको पूरा नहीं देखना है तो बल्कि आप यहीं से बंद कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर आप देख रहे हैं तो फिर पूरा वीडियो देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा, तभी आपको अपने नॉलेज का लेवल जो है तो पता चलेगा दोस्तों, है ना। मैं जो भी बोलता हूँ दोस्तों स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ। हो सकता है कुछ व्यूअर को हमारे बुरा भी लग जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप कंप्लीट देखेंगे तभी आप अपने नॉलेज लेवल को आकलन कर पाएंगे कि आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल की है। क्योंकि हमने जो क्वेश्चन दिए हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको पूरे यूट्यूब में कोई भी यूट्यूबर नहीं देगा दोस्तों, ठीक है ना। इसलिए वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा, और लास्ट में आप हमको कमेंट करिएगा कि आपके टोटल कितने नंबर सही हुए हैं 200 में से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन नाइट ब्लाइंडनेस से बचाने में मदद करता है? अब नाइट ब्लाइंड देखिए, आप क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में किसी भी तरह से घुमा के पूछ सकता है। यहाँ पे रतौंधी ना बोल करके डायरेक्ट नाइट ब्लाइंडनेस बोल दिया, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि रतौंधी को नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। अब हमने रतौंधी बोल दिया तो आपको पता हो गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है और रतौंधी को नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी पत्तेदार सब्जियों में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनमें सबसे अधिक मात्रा में विटामिन, कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो है दोस्तों विटामिन के। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B12 मुख्य रूप से किस प्रकार के भोजन में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दोस्तों मांस और डेयरी उत्पाद में। ऑप्शन नंबर बी इसका
राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मान लीजिए कि आपके एग्ज़ाम में ये ऑप्शन नहीं रहता है, इसके स्थान पे अगर मछली दे देता है तो फिर मछली ही उसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मछली का भी आदमी क्या है, मांस ही तो उपयोग में आता है ना। तो इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मांस और डेयरी उत्पाद। ठीक है, नेक्स्ट है संतुलित आहार में कितने प्रमुख पोषक तत्व होने चाहिए। संतुलित आहार पढ़ते हैं ना, इतने दिन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि संतुलित पोषक आहार में कितने तत्व होने चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6। ठीक है, अब ये 6 कौन कौन से हैं आप हमको कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो इसकी आवश्यकता होती है दोस्तों पानी की। देखिए पानी की कमी को ही तो डिहाइड्रेशन कहते हैं, और तो डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शरीर में प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाला प्रमुख पोषक तत्व कौन सा है। ठीक है, देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन का जो लेवल है हमने किस लेवल के क्वेश्चन लाए हैं, और आप हमको कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि हमारे क्वेश्चन का जो लेवल है आपको कैसा लगा। आपको और हाई लेवल के एमसीक्यू चाहिए या कि ये लेवल सही है, दोनों में से कोई भी अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप हमको कमेंट करिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। इसका राइट आंसर है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी। शरीर में प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाला जो प्रमुख पोषक तत्व है वो है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन को एंजाइम ए के निर्माण में सहायक होता है जो फैटी एसिड ऑक्सीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब इसका राइट आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, अगर पता है तो वीडियो पॉज करके इसका पहले राइट आंसर आप कमेंट करिएगा। तो इसका राइट आंसर अगर आपको पता है, तो नहीं पता तो देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B5, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए पहली प्राथमिकता किस पोषक तत्व को दी जाती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है RNA और DNA के संश्लेषण में सहायता करने वाला विटामिन कौन सा है। विटामिन ए, विटामिन B9, विटामिन डी या विटामिन के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B9, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कौन सा खनिज कोशिका झिल्ली की पारगम्यता को नियंत्रित करता है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या मैग्नीशियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन के रक्त में किस प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। मेटाबॉलिज्म, रक्त का थक्का जमना, ग्लूकोज स्तर, प्रोटीन संश्लेषण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्त का थक्का जमना। अब देखिए विटामिन के की कमी से क्या होता है कि रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है, तो आपको समझना चाहिए कि जो विटामिन के का मुख्य कार्य होता है रक्त का थक्का जमाना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया कि विटामिन के रक्त में किस प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर वही हो जाएगा रक्त का थक्का जमना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज के भंडारण में कौन सा हार्मोन सहायक होता है। इंसुलिन, ग्लूकागन, एड्रेनालिन या थायरॉक्सिन। इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको अगर पता है तो कमेंट करिएगा, नहीं पता तो देख लीजिए। इसका राइट आंसर है इंसुलिन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन के उत्पादन के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। जिंक, फास्फोरस, आयरन या सल्फर। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आयरन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है बच्चों में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। बेरीबेरी, रिकेट्स, स्कर्बी या एनीमिया। इसका राइट आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। अगर आपको ये पता होगा कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है तो आप इसका आंसर दे लेंगे, अदरवाइज नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रिकेट्स, ऑप्शन नंबर बी, है ना। जो रिकेट्स है तो हालांकि विटामिन डी की कमी से होता है, लेकिन कैल्शियम की कमी से भी रिकेट्स रोग होता है। तो कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से ये रिकेट्स रोग होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है थायराइड ग्रंथि के उचित कार्य के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आयोडीन। दोस्तों किसी भी ऑप्शन में या किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हम उसका आंसर आपको देंगे अगर आपको कहीं भी डाउट है तो।
ठीक है। हम डाउट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं और सभी यूट्यूबर के वीडियो और अपने स्टडी मटेरियल से आप पढ़े हैं, तैयारी करते हैं, तो डाउट होना लाजमी है, उसमें कोई वो नहीं है। तो अगर आप डाउट में हैं तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। और हाँ दोस्तों, वीडियो भी ना स्किप किए देखिएगा, ठीक है। स्किप मत करिएगा क्योंकि स्किप करेंगे तो बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं वो छूट जाएंगे, इसलिए कंप्लीट वीडियो देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की अनुपस्थिति में शरीर कौन से पोषक तत्वों का उपयोग ऊर्जा के रूप में करने लगता है? विटामिन, खनिज, प्रोटीन या पानी? तो जब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की अनुपस्थिति होती है शरीर में, तो शरीर जो पोषक तत्व के रूप में जिस ऊर्जा का उपयोग करता है उसका नाम है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, पाचन तंत्र में पित्त रस किस अंग द्वारा स्रावित किया जाता है? सबको पता है, लीवर, यकृत जिसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। हो सकता है एग्जाम में लीवर ना दे, यकृत बस दे, तो आपको डाउट नहीं होना है, यकृत लीवर दोनों एक ही चीज़ें हैं, यकृत को इंग्लिश में लीवर कहते हैं। नेक्स्ट है, शरीर में वसा के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायता करता है? ट्रिप्सिन, पेप्सिन, लाइपेज या अमाइलेज? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? अगर पता है तो कमेंट करिए, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं तो हमको भी थोड़ा सा अच्छा लगता है कि आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा है और अच्छे से देखा है, तब तो आप कमेंट कर रहे हैं और आपको नॉलेज है इसके बारे में, तब आप कमेंट कर रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लाइपेज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, पाचन क्रिया में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या कार्य होता है? भोजन को तोड़ना, एंजाइम सक्रिय करना, जीवाणु नष्ट करना या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है तो इसका ये सभी कार्य होता है, भोजन को तोड़ता भी है, एंजाइम को एक्टिव भी करता है, जीवाणुओं को नष्ट भी करता है, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, शरीर में कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो कौन सा विटामिन आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए, विटामिन B1, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पोषक तत्व एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है? एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कौन सा विटामिन काम करता है? विटामिन सी और ई, कैल्शियम और आयरन, विटामिन ए और के, जिंक और मैग्नीशियम? तो यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट के रूप में पूछा है पोषक तत्व, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन सी और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे समय तक प्रोटीन की अधिक मात्रा में खपत करने से किस अंग पर अधिक भार पड़ता है? हृदय, लीवर, किडनी या फेफड़ा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा किडनी। किडनी पर इसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है लंबे समय तक अधिक प्रोटीन की मात्रा खपत करने से। नेक्स्ट है, केटोसिस किस पोषक तत्व की अत्यधिक कमी के कारण होता है? तो ये होता है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण केटोसिस। नेक्स्ट है, मानव शरीर में किस पोषक तत्व का अणु एमिनो ग्रुप NH2 से बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, अघुलनशील विटामिन के अवशोषण के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक होता है? अघुलनशील विटामिन, इसके लिए अवशोषण के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक होता है? प्रोटीन, जल, वसा या कार्बोहाइड्रेट? तो इसका राइट आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? दोस्तों कमेंट करिएगा ज़रूर कि आपको इस तरह के क्वेश्चन इसके पहले मिले थे या नहीं मिले थे। अगर मिले रहे होंगे तब तो आप सभी का आंसर दे लेंगे, और अगर आप नहीं पाए थे ऐसे क्वेश्चन तो फिर आंसर देने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वसा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कोएंजाइम ए का प्रमुख घटक कौन सा है? विटामिन B1, विटामिन B5 जिसको पैंटोथेनिक एसिड कहते हैं, विटामिन B7 या विटामिन डी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन B5, पैंटोथेनिक एसिड के नाम से जिसको जाना जाता है। नेक्स्ट है, शरीर में एरोबिक श्वसन के दौरान ATP उत्पादन में कौन सा पोषक तत्व मुख्य भूमिका निभाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कौन सा खनिज एंजाइम एक्टिवेशन के लिए आवश्यक होता है? कौन सा खनिज एंजाइम एक्टिवेशन के लिए आवश्यक होता है? मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोरीन या सल्फर? अब इसका बताइए राइट आंसर आपको पता है क्या? अगर पता है तो कमेंट करिएगा वीडियो पॉज करके और फिर से वीडियो देखिएगा। तो
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में ग्लाइकोजन मुख्य रूप से कहाँ संग्रहित होता है? किडनी, यकृत और मांसपेशियाँ, पेट या फेफड़ा? तो दोस्तों ये स्टोर होता है यकृत और मांसपेशियाँ में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कौन सा आहार घटक शरीर में थायराइड हार्मोन के निर्माण में सहायता करता है? जिंक, आयोडीन, सल्फर या फास्फोरस? इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकेट्स रोग में हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, यह किस कारण से होता है? किसकी कमी के कारण होता है? तो ये होता है दोस्तों विटामिन डी की कमी से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, सिट्रस फलों में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? सिट्रस, जिसको साइट्रिस फल भी आप कहते हैं ना, साइट्रिस भी इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं, साइट्रिस। तो इस यहाँ पे सिट्रस लिखा हुआ है, तो ये सिट्रस फलों में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो सिट्रस फल होते हैं वो खट्टे फलों के अंतर्गत आते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी, है ना, क्योंकि विटामिन सी खट्टे पदार्थों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या मापता है? जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक मापक यूनिट है, तो क्या मापता है? कार्बोहाइड्रेट के रक्त शर्करा पर प्रभाव। कार्बोहाइड्रेट के रक्त शर्करा पर प्रभाव किसके द्वारा मापा जाता है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांस फैट किस खाद्य पदार्थ में अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दोस्तों प्रोसेस्ड फूड और पैकेज्ड स्नैक्स में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BMR बसल मेटाबॉलिक रेट को किस कारक से प्रभावित किया जा सकता है? तो ये किया जाता है उपरोक्त सभी, आयु और लिंग, आहार और व्यायाम और अनुवांशिकता, इन सभी पर कारक प्रभावित किया जा सकता है BMR को, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वातावरण में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को तोड़ने का कार्य करता है? ट्रिप्सिन, पेप्सिन, लाइपेज या अमाइलेज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेप्सिन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन रक्त में ग्लूकोज की अधिकता होने पर इसे नियंत्रित करता है? तो अब बताइए यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या आपको पता है कि कौन सा हार्मोन रक्त में ग्लूकोज की अधिकता होने पर इसे नियंत्रित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, शरीर में बेसल मेटाबॉलिक रेट को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? इसको करता है दोस्तों थायरॉक्सिन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन तंत्र में गैस्ट्रिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो यहाँ पे इसका मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए, अम्ल के स्त्राव को उत्तेजित करना, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों टोटल 200 MCQ ऐसे टॉप मोस्ट MCQ हमने लाए हैं टोटल 6 टॉपिक पर, इसीलिए आप कंप्लीट वीडियो देखिएगा एग्ज़ाम में जाने से पहले, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो आपके एग्ज़ाम के नज़रिए से पूरे बनाए गए हैं और 100% संभावित क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए कंप्लीट वीडियो देखिएगा। अगर आप इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं तो आपकी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि अगर हम आपके लिए मेहनत कर सकते हैं तो आप अपने लिए तो इतना मेहनत कर ही सकते हैं, ठीक है। और जहाँ कहीं भी दिक्कत हो, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी ऑप्शन में कोई भी डाउट हो, तो आप हमको तुरंत कमेंट करिए, मैं उसका आंसर दूंगा, आपके हर एक डाउट को क्लियर करूंगा, ठीक है। और वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा, और पहली बार अगर आए हैं तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए तो मत ही जाइएगा, है ना, क्योंकि ऐसे ही हम MCQ कराते रहेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम चलेगा। ये 12 अप्रैल तक इसका एग्ज़ाम चलेगा महिला पर्यवेक्षक का, तब तक हम आपको इस तरह की पूरी वीडियो लेकर आते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया का मुख्य कारण कौन सा पोषक तत्व है? अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये ऑप्शन थोड़े बड़े बड़े हैं। फोलिक एसिड और विटामिन B12 की कमी, आयरन की अधिकता, विटामिन K की कमी, विटामिन D की अधिकता। तो अब बताइए कि माइक्रोसाइटिक एनीमिया का मुख्य कारण क्या है? तो यह है दोस्तों फोलिक एसिड और विटामिन B12 की कमी। अब देखिए, जैसा कि आपको पता है ना कि एनीमिया रोग किसके कारण होता है? फोलिक एसिड की कमी के कारण। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है। अगर आपको एनीमिया और फोलिक एसिड याद है तो आपको ये फिर ध्यान रखना चाहिए
क्योंकि हम ये नहीं कहते हैं कि हम जिस तरह के क्वेश्चन लिखे हैं उसी तरह से आपसे पूछा जाएगा, थोड़ा सा घुमा सकता है, तो इतना तो आपको ध्यान रखना है ना। और बाकी जो कंप्लीट सिलेबस है उनकी सबकी वीडियो तो हम अपने पूरे चैनल में डाल ही दिए हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उन सब का लिंक मिल जाएगा, और आप हमारे चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में डायरेक्ट जा कर के भी और देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुपोषण के कारण होने वाला क्वाशियोरकर मुख्य रूप से किसकी कमी से होता है? अब बताइए कि कुपोषण के कारण जो क्वाशियोरकर नाम का रोग होता है, यह क्वाशियोरकर नाम की जो बीमारी है, तो ये किसकी कमी से होता है? तो ये होता है दोस्तों प्रोटीन की कमी से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है जिंक। जिंक खनिज शरीर में किस जैविक कार्य के लिए आवश्यक होता है? एंजाइम सक्रियता, हड्डियों की मजबूती, मांसपेशी वृद्धि या रक्त संचार? तो इसका राइट आंसर होता है एंजाइम सक्रियता, एंजाइम एक्टिवनेस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करने वाले हीमोग्लोबिन के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? तो यहाँ पे कौन सा खनिज आवश्यक होता है? ऑप्शन नंबर बी आयरन, है ना। आपको भी पता है कि रक्त में, ब्लड में आयरन की मात्रा होती है, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा उत्पादन किस जैव रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से होता है? तो ये होता है दोस्तों उपरोक्त सभी जितने भी दिए गए हैं, चाहे ग्लाइकोलाइसिस, साइट्रिक एसिड साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इन सभी के माध्यम से माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पोषक तत्व माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करता है? ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कोएंजाइम Q10, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क के लिए प्राथमिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है? प्रोटीन, ग्लूकोज, वसा या फाइबर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, लंबे समय तक उपवास के दौरान ऊर्जा के रूप में शरीर मुख्य रूप से किसका उपयोग करता है? जो लोग व्रत रहते हैं लंबे समय तक, तो जो शरीर है, तो शरीर को ऊर्जा तो चाहिए, तो ऊर्जा के रूप में किसका उपयोग करता है? तो करता है वसा का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कौन सा आहार उच्च मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है दोस्तों मछली और अलसी के बीज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिटेरेनियन डाइट में किस प्रकार के पोषक तत्वों की प्रमुखता होती है? तो ये होती है दोस्तों उच्च मात्रा में वसा और फाइबर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भोजन प्रोबायोटिक्स का एक अच्छा स्रोत है? दूध, दही, चावल या सूखे मेवे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दही, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कीटोसिस की स्थिति में शरीर ऊर्जा के लिए मुख्य रूप से किसका उपयोग करता है? तो ये करता है दोस्तों वसा का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, एटीपी जिसका फुल फॉर्म है एडेनोसाइन ट्रिप्सोफेट के निर्माण में सबसे अधिक योगदान देने वाली प्रक्रिया कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में बदलने की जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ग्लाइकोजेनोसिस, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्लाइकोजेनोसिस। बड़े ध्यान से टिक करिएगा क्योंकि ऑप्शन देख रहे हैं कितने कन्फ्यूजिंग वाले हैं। अगर ज़रा सा भी आप मिस्टेक किए तो आप गलत कर बैठेंगे, इसलिए अच्छे से ऑप्शन देख लीजिए। नेक्स्ट है, शरीर में ग्लूकोनियोजेनेसिस कब सक्रिय होती है? भोजन के तुरंत बाद, उपवास की स्थिति में, अत्यधिक वसा सेवन करने के बाद या उच्च रक्त शर्करा स्तर होने पर? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? उपवास की स्थिति में। ये जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है तो ये कब एक्टिव होता है? उपवास की स्थिति में, जब खाना पीना छूट जाता है तब। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन भूख को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होता है? इंसुलिन, लेप्टिन, थायरॉक्सिन या एड्रेनालिन? तो इसका राइट आंसर है लेप्टिन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है,
कौन सा हार्मोन भूख बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है? अभी देखिए, भूख को नियंत्रित करने के लिए था ना लेप्टिन, तो भूख को बढ़ाने के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है? वो है ग्रेलिन। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने आपके लिए लेकर आए हैं, इसीलिए आप कंप्लीट देखिएगा। और आप देख रहे हैं कि किस लेवल के क्वेश्चन हमने लाए हैं, कि आपको कहीं भी कोई भी डाउट ना रहे। अगर आपको कहीं भी डाउट रहता है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा, कंप्लीट वीडियो देखिएगा। टोटल 200 MCQ हमने आपके लिए तैयार किए हैं। नेक्स्ट है, पाचन तंत्र में वसा पाचन के लिए आवश्यक हार्मोन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोलेसिस्टोकाइनिन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोलेसिस्टोकाइनिन। नेक्स्ट है, विटामिन सी की कमी से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्यों कम हो जाती है? तो ये क्यों कम हो जाती है? क्योंकि यह एंटीबॉडी उत्पादन को प्रभावित करता है, इसलिए रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा खनिज शरीर की इम्यून सिस्टम के उचित कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम या सल्फर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिंक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक होता है? तो ये होता है दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कौन सा पोषक तत्व शरीर में सूजन को कम करने में सहायक होता है? तो ये सहायक होता है दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय रोग के जोखिम को कम करने के लिए कौन सा आहार फायदेमंद होता है? तो ये फायदेमंद होता है उच्च मात्रा में ओमेगा 3 और फाइबर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अत्यधिक सोडियम सेवन किस स्वास्थ्य समस्या को जन्म दे सकता है? तो ये दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप को जन्म दे सकता है अगर आप अत्यधिक सोडियम का सेवन करते हैं तो। नेक्स्ट है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए किस पोषक तत्व का सेवन बढ़ाया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है घुलनशील फाइबर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय के लिए सबसे हानिकारक वसा कौन सा होता है? दोस्तों अगर आपको किसी भी आंसर में ये लगता है कि आप इसका आंसर पहले दे लेंगे, तो आप वहीं पे वीडियो पॉज करके और पहले उसका आंसर कमेंट करिए। इसके बाद फिर से वीडियो देखना शुरू करिए कि क्या आपके द्वारा कमेंट किया गया आंसर सही हुआ या नहीं हुआ। और लास्ट में हमको ये ज़रूर बताइएगा कि आपके टोटल कितने नंबर आए हैं 200 में से, क्योंकि यही जो MCQ है 200, यही आपका निर्धारित करेगा कि आपको जो एग्ज़ाम डेट है 18 तारीख को फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में, तो आपको कितने नंबर मिलने चाहिए। क्योंकि जो क्वेश्चन का लेवल है ना, वो धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल दोस्तों हार्ड आ रहा है, बढ़ा रहा है, और हाई लेवल के क्वेश्चन, डीप लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, जो ESB बोर्ड है तो डीप लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए हमने आपके लिए डीप लेवल के क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या है कि हृदय के लिए सबसे हानिकारक वसा कौन सा होता है? तो ये होता है दोस्तों ट्रांस फैट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, गट माइक्रोबायोम का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य है दोस्तों पाचन और रोग प्रतिरोधकता को बढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान शरीर ऊर्जा के लिए किसका उपयोग पहले करता है? प्रोटीन, ग्लाइकोजन, वसा, पानी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, प्लांट बेस्ड डाइट के स्वास्थ्य लाभ क्या हैं? जो प्लांट बेस्ड डाइट है तो इनके स्वास्थ्य लाभ क्या है कि ये उपरोक्त सभी है। हृदय रोग का जोखिम कम होता है, वजन कम करने में सहायता मिलती है और सूजन कम होती है। तो ये सभी लाभ होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो गया उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, सुपर फूड्स किसे कहा जाता है? अब नाम से ही पता है सुपर फूड्स किसे कहा जाता है? जो पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ होता है उसे सुपर फूड्स कहते हैं, ये भी आप जान लीजिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा दे कि पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ को क्या कहा जाता है, ठीक है, तो फिर उसका राइट आंसर हो जाएगा सुपर फूड्स। नेक्स्ट है, मलेरिया उन्मूलन के लिए चलाए जा रहे राष्ट्रीय कार्यक्रम का नाम क्या है? जो मलेरिया उन्मूलन के लिए चलाए जा रहे राष्ट्रीय कार्यक्रम है उनका नाम क्या है? दोस्तों मैं चाहूँगा कि यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके पहले इसका आंसर दीजिए,
क्या आपको इसका आंसर पता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, आयुष्मान भारत योजना, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। अब बताइए क्या इसका राइट आंसर आपको पता है? लेकिन हाँ, चीटिंग नहीं, बिल्कुल नहीं। चीटिंग करके आपको नहीं बताना है, वैसे आपको बताना है, क्योंकि आप इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना तो पता होना चाहिए। और नहीं पता है तो फिर दोस्तों आपकी जो तैयारी है बहुत लो लेवल की है, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन जितने दिन एग्ज़ाम हुआ है ना, तो सभी में आ रहा है, हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। इसलिए पहले आप इसका आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, अगर आपको पता है तो। और नहीं पता है तो देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ऑप्शन नंबर ए को सोच रहे होंगे, क्योंकि मलेरिया से संबंधित है तो राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा कोई कार्यक्रम ही नहीं है। ये जो मलेरिया उन्मूलन के लिए जो राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया गया है, इसका नाम है राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम का लक्ष्य भारत को किस वर्ष तक टीबी मुक्त बनाना है? अब देखिए यहाँ पे जो यक्ष्मा है ना, तो इसको टीबी कहते हैं, जिसको तपेदिक ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नाम यक्ष्मा भी है, आप ये भी जानते रहिए, हो सकता है कि क्वेश्चन में आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए। तो जो राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम है, तो भारत में कब तक इसका लक्ष्य बनाया गया है कि टीबी मुक्त बनाना है? 2025, 2030, 2035 या 2040? तो ये बनाया गया है दोस्तों 2025 तक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? कई बार हमने आपको ये चीज़ बताया है, ठीक है, आपको पता ही होगा। इसका राइट आंसर 1982 है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गैर संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य क्या है? हृदय रोग, मधुमेह और कैंसर जैसी बीमारियों की रोकथाम, संक्रामक रोगों का इलाज, केवल टीकाकरण अभियान या कुपोषण उन्मूलन? इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा हृदय रोग, मधुमेह और कैंसर जैसी बीमारियों की रोकथाम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सरकारी कार्यक्रम मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया है? तो ये लागू किया गया दोस्तों मनोदर्पण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार भारत को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्राप्त करने के लिए किस वर्ष तक लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो ये निर्धारित किया गया है 2025 तक। देखिए दोस्तों, आप लोगों का एग्ज़ाम भी 2025 में हो रहा है और बहुत ऐसी योजनाएं भी हैं, है ना, कि जिनका लक्ष्य था कि 2025 तक इन सभी कार्यों को पूरा करना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये ट्रिक याद रखनी है ना, कि अगर आपको ऑप्शन में 2025 आता है तो हो सकता है, जिसका आपको कंफर्म है उसकी तो बात नहीं है, पर मान लीजिए जिसमें आप डाउट है कि नहीं पता क्या होगा, तो आप संभवतः 2025 लगा सकते हैं। तो मतलब 95% चांस है कि वो सही हो जाए। नेक्स्ट है, भारत में मातृ मृत्यु अनुपात को 2030 तक कितने प्रति लाख जीवित जन्मों तक लाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? 70, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 70 लाख, सॉरी, मतलब प्रति लाख जीवित बच्चों जीवित जन्मों तक लाने का जो लक्ष्य रखा गया है वो 70 रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर कितनी है? 1.8, 2.0, 2.4 या 2.2? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2.0, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र की स्थापना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को मजबूत बनाना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के किस चरण में एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी का सार्वभौमिकरण किया गया था? जो ART है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, तो इसका सार्वभौमिकरण किस चरण में किया गया था? ये NACP फर्स्ट, NACP सेकेंड, NACP थर्ड या NACP फोर्थ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों NACP थर्ड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत सरकार ने 2025 तक कौन से रोग के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? भारत सरकार ने 2025 तक कौन से रोग के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? तो ये है यक्ष्मा। अभी आपने पढ़ा ना पीछे क्वेश्चन में यक्ष्मा। अब यक्ष्मा के स्थान पे अगर तपेदिक दे देता है तो वो भी सही है, टीबी दे देता है वो भी सही है, ट्यूबरक्लोसिस दे देता है वो भी सही है। ठीक है, क्योंकि ये सभी टीबी के ही नाम हैं, तो आप डाउट मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत उन्मूलन का अर्थ प्रति 10,000 जनसंख्या पर कुष्ठ रोग के कितने मामलों से कम होना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत कौन सा रोग शामिल नहीं है? डेंगू, जापानी इंसेफेलाइटिस, पोलियो या कालाजार? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पोलियो। पोलियो जो है तो राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आता है, बाकी ये सभी आते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष 2.0 का लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है कि 2020 तक 90% पूर्ण टीकाकरण कवरेज प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसको RKSK कहते हैं, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है किशोरों में मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा पर ध्यान देना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पोषण मिशन का लक्ष्य 2022 तक स्टंटिंग को घटाकर कितने प्रतिशत करना था? तो ये था 25%। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था 2007 में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गैर संचारी रोग कार्यक्रम के तहत कौन से रोगों की रोकथाम पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों हृदय रोग और मधुमेह। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO द्वारा प्रस्तावित 3 बिलियन टारगेट का उद्देश्य क्या है? अब बताइए, क्या इस तरह के क्वेश्चन आप इसके पहले सॉल्व किए हैं? और इसी लेवल के क्वेश्चन पूरे एग्जाम में आ रहे हैं दोस्तों, है ना? इसीलिए आपको डीप लेवल की पढ़ाई करनी है। अभी तक आपने जो भी किया वो नो डाउट बहुत अच्छा किया होगा आपने, लेकिन आपको कुछ अलग लेवल हट के करना है, क्योंकि अगर भीड़ से अलग आपको दिखना है तो भीड़ से अलग होके आपको तैयारी भी करना है, जो कि आपको ऑफिस नो प्रॉब्लम चैनल में कराया जाता है। इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2030 तक 1 बिलियन लोगों को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रदान करना। ये 3 बिलियन टारगेट का उद्देश्य था। नेक्स्ट है, वन हेल्थ मिशन किससे संबंधित है? वन हेल्थ मिशन किससे संबंधित है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप वीडियो पॉज करके और इसका पूरे ऑप्शन पढ़ सकते हैं, और फिर आप अगर अपने से आंसर इसका देना चाहते हैं तो कमेंट करिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप कमेंट करते हैं ना तो साथ में क्वेश्चन नंबर और फिर उसका ऑप्शन ज़रूर कमेंट करिएगा, क्योंकि वैसे अगर आप ABCD लिख देते हैं तो यही नहीं पता चलता कि किस क्वेश्चन नंबर को आपने यहाँ पे उसका सही आंसर टिक किया है। ठीक है, इसीलिए आप क्वेश्चन नंबर के साथ ऑप्शन बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव, पशु और वातावरण स्वास्थ्य को जोड़ने वाली नीति, इसको कहते हैं वन हेल्थ मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो कौन करता है? स्वास्थ्य मंत्रालय। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय को यह अधिकार एपिडेमिक रोग अधिनियम 1897 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 जैसे कानूनों के तहत प्राप्त है। यह मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संकटों से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाता है और आपातकाल की घोषणा करता है। दोस्तों यहाँ पे हमने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, पूरी व्याख्या किया हुआ है, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। हो सकता है कुछ सारे लोगों को ये भी लगता रहा होगा कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है, तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यहाँ पे हमने पूरा रीज़न बताया है, पूरा कारण बताया है, आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में भारत सरकार ने GDP का कितना प्रतिशत सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय के लिए निर्धारित किया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 2.5%, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा संचालित रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, जिसको शॉर्ट में RNTCP कहते हैं, तो इसका नया नाम क्या है? भारत सरकार ने ये RNTCP नाम का एक प्रोग्राम चलाया था, तो इसका अब नया नाम क्या हो गया है बदल कर? क्या आपको पता है? अगर पता है तो कमेंट करिएगा, और नहीं पता है तो देख लीजिए। इसका राइट आंसर है नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इराडिकेशन प्रोग्राम। ठीक है, अगर शॉर्ट में बोले तो NTEP। ठीक है, पहले RNTCP था तो अब हो गया है NTEP, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है ग्लोबल पोलियो एराडिकेशन इनिशिएटिव के तहत पोलियो उन्मूलन के लिए उपयोग किए जाने वाले टीकों में शामिल नहीं है, तो कौन सा शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा MMR। MMR शामिल नहीं है, बाकी सब शामिल है। आप देख लीजिए, OPV भी शामिल है, ओरल पोलियो वैक्सीन, IPV भी शामिल है, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। MMR इसमें शामिल नहीं है, और चौथा तो लिखा है कि कोई नहीं, सभी उपयोग किए जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। जो MMR है वो यूज नहीं किया जाता है पोलियो उन्मूलन के लिए, बाकी OPV और IPV यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है लक्ष्य प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक प्रोग्राम है लक्ष्य, शायद आपको पता होगा। ये लक्ष्य प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों प्रसवकालीन देखभाल की गुणवत्ता में सुधार, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत किस महीने के किस दिन गर्भवती महिलाओं की विशेष जांच की जाती है? हर महीने की 1 तारीख को, हर महीने की 7 तारीख को, हर महीने की 9 तारीख को, या हर महीने की 20 तारीख को? अब बताइए कि क्या इसका आंसर आपको पता है? आप दे पाएंगे इसका आंसर? अगर आप दे पाएंगे तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नंबर के साथ में और अपना आंसर कमेंट करिएगा, और अगर आपको नहीं पता है तो देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा हर महीने की 9 तारीख को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत साथिया अभियान का क्या उद्देश्य है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है किशोरों को यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी देना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पोषण मिशन 2022 तक वेस्टिंग को कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखता है? तो ये है 2%, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो यहाँ पे कुछ डेट दी गई हैं, 1 मार्च 2015, 20 फरवरी 2017, 29 अगस्त 2019 या 3 मार्च 2021। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी दोस्तों 29 अगस्त 2019 को, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टिटनेस का मुख्य कारण कौन सा जीवाणु है? अब टिटनेस का जो मुख्य कारण है तो यहाँ पे कौन सा जीवाणु है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका राइट आंसर है क्लोस्ट्रीडियम टेटानी, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों प्रोनाउंसिएशन में अगर कहीं गड़बड़ी होगी तो आप देख लीजिएगा, है ना। बाकी इसका राइट आंसर यही है क्लोस्ट्रीडियम टेटानी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है टिटनेस का प्रमुख विष कौन सा है जो स्नायुविक प्रणाली को प्रभावित करता है? तो ये है दोस्तों टेटनोस्पाज्मिन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है टिटनेस किस प्रकार का संक्रमण है? रक्त जनित संक्रमण, वायु जनित संक्रमण, घाव में प्रवेश करने वाला संक्रमण या जल जनित संक्रमण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घाव से प्रवेश करने वाला संक्रमण, क्योंकि टिटनेस कब होता है? जब कहीं ना कहीं चोट लगती है, ठीक है, तब तो टिटनेस होता है। तो घाव से जो प्रवेश होता है जो संक्रमण, तो वो टिटनेस का एक प्रकार है। इस प्रकार का संक्रमण है कि घाव से प्रवेश करने वाला संक्रमण, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है टिटनेस से बचाव के लिए दी जाने वाली टीका कौन सा है? BCG, DPT, MMR या OPV? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा DPT, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है टिटनेस के लक्षण कितने दिनों के भीतर विकसित हो सकते हैं? 1 से 2 दिन, 3 से 21 दिन, 30 से 45 दिन या 60 दिन से अधिक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 से 21 दिन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है टिटनेस का सबसे आम लक्षण क्या है? गर्दन और जबड़े की कठोरता,
शरीर पर चकत्ते, मतली और उल्टी, रक्तचाप में गिरावट। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप क्या इसमें टिक करेंगे? क्या आप इसमें कुछ अंदाज़ा मार सकते हैं? अगर आपको अंदाज़ा लगाना है तो वीडियो पॉज करके पहले आप एक बार इसका राइट आंसर देख लीजिए कि क्या आप लगाएंगे, इसके बाद फिर यहाँ पे आप देखिएगा। इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा गर्दन और जबड़े की कठोरता। ये टिटनेस का सबसे आम लक्षण है। नेक्स्ट है, गर्भवती महिलाओं को टिटनेस से बचाव के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? तो ये दिया जाता है दोस्तों टीटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निमोनिया मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है? हृदय, यकृत, फेफड़ा या गुर्दा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेफड़ा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निमोनिया का सबसे सामान्य जीवाणु कौन सा है? तो इसका सबसे सामान्य जीवाणु कौन सा है दोस्तों? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। वीडियो पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिए। तो जो निमोनिया का सबसे सामान्य जीवाणु है वो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, वायरल निमोनिया आमतौर पर किस वायरस के कारण होता है? तो ये होता है दोस्तों इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन निमोनिया का एक सामान्य लक्षण नहीं है? तो देखिए कौन सा ऐसा लक्षण है जो निमोनिया का लक्षण नहीं है? सांस लेने में कठिनाई, सीने में दर्द, भूख में वृद्धि और तेज बुखार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भूख में वृद्धि। ये इसका लक्षण नहीं है, निमोनिया का लक्षण नहीं है, पूछा है ना। तो देखिए निमोनिया का जो लक्षण है तो सांस लेने में कठिनाई भी होती है, ये इसका लक्षण है। सीने में दर्द होता है, बुखार भी रहती है, लेकिन भूख में वृद्धि ये कोई लक्षण नहीं है निमोनिया का। इसलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा भूख में वृद्धि, ये लक्षण नहीं है। नेक्स्ट है, निमोनिया की पुष्टि करने के लिए कौन सा परीक्षण सबसे उपयुक्त है? ईसीजी, चेस्ट एक्सरे, एमआरआई स्कैन या सीटी स्कैन? इसका राइट आंसर हो जाएगा चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे क्यों? क्योंकि देखिए जो निमोनिया होता है वो फेफड़ों से संबंधित होता है ना, इसीलिए चेस्ट का एक्सरे किया जाता है, छाती का एक्सरे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमोनिया से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? पीसीवी, हेपेटाइटिस ए, डीपीटी या ओपीवी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीसीवी। ठीक है दोस्तों, पीसीवी का फुल फॉर्म क्या होगा आप हमको कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमोनिया का सबसे बड़ा जोखिम किस आयु वर्ग के लोगों को हो सकता है? केवल नवजात शिशु, केवल बुजुर्ग, नवजात शिशु और बुजुर्ग दोनों, केवल युवा वयस्क? तो किसको हो सकता है? तो ये हो सकता है दोस्तों, सबसे बड़ा जो जोखिम है निमोनिया का तो नवजात शिशु और बुजुर्ग दोनों को हो सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ नवजात को हो या सिर्फ बुजुर्ग को हो, दोनों को हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली खांसी किस जीवाणु के कारण होती है? अब काली खांसी किस जीवाणु के कारण होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बोर्डेटेला पर्टुसिस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, काली खांसी मुख्य रूप से किस उम्र के बच्चों को प्रभावित करती है? ये करती है 1 वर्ष से कम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, काली खांसी का सबसे आम लक्षण क्या है? बार बार उल्टी होना, लंबे समय तक चलने वाली तेज आवाज़ वाली खांसी, त्वचा पर लाल चकत्ते या अचानक बेहोशी? अब बताइए काली खांसी का आम लक्षण क्या है? लंबे समय तक चलने वाली तेज आवाज़ वाली खांसी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, काली खांसी से बचाव के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? ये दिया जाता है दोस्तों डीपीटी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, टेट्नोस्पाज्मिन न्यूरोटॉक्सिन मुख्य रूप से किस न्यूरोट्रांसमीटर के स्राव को रोकता है? तो ये रोकता है दोस्तों गाबा और ग्लाइसिन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, टिटनेस और न्यूरोटॉक्सिन किस प्रक्रिया द्वारा शरीर में फैलता है? तो ये फैलता है रेट्रोग्रेड एक्सोनल ट्रांसपोर्ट द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, टिटनेस के लिए कौन सा विशिष्ट एंटीटॉक्सिन दिया जाता है? तो ये दिया जाता है दोस्तों टिटनस इम्यूनोग्लोबुलिन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि टिटनेस के लक्षण उग्र रूप से विकसित होते हैं तो प्राथमिक चिकित्सा में क्या आवश्यक होता है?
अगर मान लीजिए कि टिटनेस के लक्षण बहुत उग्र रूप में विकसित हुए हैं, है ना, ज़्यादा फैल गया है, तो इसका जो प्राथमिक चिकित्सा है तो क्या सबसे आवश्यक होता है, क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृत्रिम श्वसन और मांसपेशियों को शिथिल करने वाली दवाएं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया जीवाणु की पहचान करने के लिए कौन सा विशिष्ट परीक्षण किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों क्वेलंग रिएक्शन, ऑप्शन नंबर बी, क्वेलंग रिएक्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया, जिसको कैप कहते हैं, में कौन सा सबसे सामान्य जीवाणु पाया जाता है? जो कैप है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, इसमें कौन सा सबसे सामान्य जीवाणु पाया जाता है? तो ये पाया जाता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हॉस्पिटल एक्वायर्ड न्यूमोनिया मतलब हैप, अभी कैप पढ़े अब हैप, के लिए कौन सा कारक सबसे अधिक जिम्मेदार होता है? तो ये होता है दोस्तों स्यूडोमोनास एरुगिनोसा, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे ऐसे नाम है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, इस तरह से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निमोनिया के लिए कर्व 65 स्कोर क्या दर्शाता है? अब बताइए क्या आप इसका आंसर कर पाएंगे? अगर कर पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो पॉज करके और इसका आंसर पहले दीजिए, इसके बाद बाकी के जो क्वेश्चन है उनको आप कंटिन्यू देखिएगा। तो अगर आप कर पाते हैं तो, नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निमोनिया की गंभीरता को वर्गीकृत करना, है ना, कर्व 65 स्कोर यह दर्शाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निमोसाइटिस निमोनिया पीसीपी मुख्य रूप से किन व्यक्तियों को प्रभावित करता है? तो ये करता है एड्स रोगियों को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है बोर्डेटेला पर्टुसिस किस प्रकार का टॉक्सिन उत्पन्न करता है? तो ये करता है दोस्तों एक्सोटॉक्सिन, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए ना, एक्सोटॉक्सिन, एंडोटॉक्सिन, एंटेरोटॉक्सिन और हेमोटॉक्सिन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सोटॉक्सिन। नेक्स्ट है बोर्डेटेला पर्टुसिस द्वारा उत्पन्न पर्टुसिस टॉक्सिन का प्रभाव क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह प्रतिरक्षा प्रणाली को कमज़ोर करता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको कमज़ोर कर देता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है काली खांसी का कौन सा चरण सबसे संक्रामक माना जाता है? तो ये माना जाता है दोस्तों कैटररल चरण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है काली खांसी से प्रभावित बच्चों में मौत का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? तो इसका 4 ऑप्शन दिया गया है, आपके हिसाब से इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? सही ऑप्शन मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी, फेफड़ों में पानी भरना, हृदय गति का बढ़ जाना या यकृत की खराबी। क्या है इसका राइट आंसर? क्या आप दे सकते हैं इसका राइट आंसर? अगर दे सकते हैं तो आप दीजिए इसका आंसर, और अगर नहीं दे सकते हैं तो देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है पर्टुसिस में प्रयोग की जाने वाली प्रमुख प्रयोगशाला विधि कौन सी है? तो ये है दोस्तों PCR, पॉलीमेरासिस चेन रिएक्शन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है DPT वैक्सीन में पर्टुसिस के कौन से घटक शामिल होते हैं? तो ये यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा होल सेल या एक्यूलर पर्टुसिस, दोनों में से कोई एक हो सकता है ना, कोई ये फिक्स नहीं है, ठीक, कोई भी घटक इसमें शामिल हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है DPT वैक्सीन में पर्टुसिस घटक का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य है प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है ICDS योजना में सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम के तहत बच्चों को कितनी कैलोरी की पूर्ति की जाती है? 200 किलो कैलोरी, 500 किलो कैलोरी, 800 किलो कैलोरी या 1000 किलो कैलोरी? इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर है 500 किलो कैलोरी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कितने प्रमुख घटक शामिल हैं? 2, 3, 5 या 7? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। कौन कौन से? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, ठीक है ना। तो ये 2 इसके प्रमुख घटक शामिल हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है
राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत कौन से घटक शामिल हैं? तो ये शामिल है दोस्तों पोषण, मानसिक स्वास्थ्य और नशा मुक्ति। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत लाभार्थियों को कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? अब बताइए, अगर आप पीएम आवास के बारे में जानते होंगे तो आपको ये भी पता होगा कि कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है। 1 लाख या 1,20,000, 1,50,000 या 2,50,000? क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1,20,000। अब देखिए, ग्रामीण और शहरी में दोनों में अलग अलग है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ग्रामीण की बात किया है ना कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, तो ग्रामीण में 1,20,000 है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, दीनदयाल अंत्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार के अवसर देना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पे कुछ लोगों को अंत्योदय से रिलेटेड है, तो हो सकता है कि आप लोग डाउट हो के मुफ्त राशन में लगा दें, ठीक, तो ऐसा नहीं करिएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका जो दीनदयाल अंत्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य है तो वो है कि ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार के अवसर देना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को वार्षिक कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है? दोस्तों इसका आंसर तो मुझे लगता है कि जितने भी व्यूअर हमारे हैं तो सबको पता होगा, ठीक है, इसीलिए इसमें ज़्यादा डाउट होने की दिक्कत नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6,000 रुपये मिलता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना में अधिकतम कितनी राशि तक का ऋण ब्याज रहित किया जाता है? अब बताइए, किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है तो अधिकतम कितनी राशि तक का ऋण ब्याज रहित दिया जाता है? 50,000, 1 लाख, 3 लाख या 5 लाख? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 लाख। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों को खरीफ फसलों के लिए कितनी न्यूनतम प्रीमियम राशि का भुगतान करना पड़ता है? जो फसल बीमा योजना है तो यहाँ पे देखिए कई प्रकार की फसलें होती है ना, रबी की फसल, खरीफ फसल, वाणिज्य फसल, ठीक है, जो व्यावसायिक फसल जिसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे खरीफ फसल की बात किया है कि खरीफ फसलों की अगर आप बीमा कराना चाहते हैं तो आपको न्यूनतम कितना प्रीमियम राशि भुगतान करना पड़ेगा, कितने %? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2%। बाकी रबी फसलों के लिए 1.5% है, देख लीजिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हमने दिया है। और वार्षिक, वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के मामले में प्रीमियम केवल 5% होगा। जो बिजनेस लेवल के फसल होती है ना, व्यावसायिक फसल होती हैं, उनका 5% होता है, और रबी फसल के लिए 1.5% होता है, और जो खरीफ फसल है उनका 2% होता है। क्योंकि देखिए हम इसलिए पूरा व्याख्या कर देते हैं कि ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे हमने खरीफ पूछ दिया तो सिर्फ खरीफ ही आएगा, हो सकता है आपसे रबी फसल के बारे में पूछ दे, हो सकता है आपसे वाणिज्यिक फसल के बारे में पूछ दे या व्यावसायिक फसल के बारे में पूछ दे, तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समग्र शिक्षा अभियान किन स्तरों की शिक्षा को कवर करता है? केवल प्राथमिक शिक्षा, केवल माध्यमिक शिक्षा, केवल उच्च शिक्षा या प्राथमिक से उच्च माध्यमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक तक की शिक्षा? अब बताइए, जो समग्र शिक्षा अभियान है इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इसमें डाउट हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि जो हमारे व्यूअर हैं उनको क्या इसका नॉलेज है या नहीं है। सब लोग समग्र शिक्षा अभियान तो सब कोई भी जानते होंगे, ठीक है, लेकिन उनको क्या पता है कि किस स्तर तक की पढ़ाई को कवर किया जाता है? अगर आपको पता है तो क्वेश्चन नंबर के साथ में इसका आंसर कमेंट करिएगा, और अगर नहीं पता है तो देख लीजिए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक से उच्च माध्यमिक तक की शिक्षा। हो सकता है इसमें बहुत सारे लोगों को ये लगता हो कि समग्र शिक्षा है तो केवल प्राथमिक शिक्षा ही होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, प्राथमिक से लेके उच्च माध्यमिक शिक्षा तक, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जिसको रमसा कहते हैं, तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या था? बालिकाओं के लिए विशेष विद्यालय खोलना, माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, केवल व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना, केवल डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना। तो रमसा का उद्देश्य क्या है, क्या आपको पता है? इसका मुख्य उद्देश्य था माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण।
ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आयुष मिशन, जिसको नाम के नाम से जानते हैं NAM, है ना, राष्ट्रीय नेशनल आयुष मिशन। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है आयुर्वेद, योग, होम्योपैथी को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए समग्र विकास, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। दोस्तों इसका आंसर क्या आप दे पाएंगे? अगर आप दे सकते हैं तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर आप दे सकते हैं तो, और नहीं दे सकते हैं तो देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। ठीक, हो सकता है कुछ लोग ये सोच रहते हों इसके पहले कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय होगा, लेकिन नहीं, इसी तरह के क्वेश्चन तो आते ही हैं, डाउट वाले आंसर जो ऑप्शन रहते हैं, तो हमको लगता है कि सभी ऑप्शन सही हैं, अब इसमें से हम क्या सही करें, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जो डीप लेवल में पढ़ाई किया होगा उसी बस को पता होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बाकी ऑप्शन तो ऐसे आएंगे कि जो आपको लगेगा कि ये सभी सही हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। दोस्तों कमेंट ज़रूर करिएगा हमारा क्वेश्चन लेवल आपको कैसा लगा और हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा है, ये हमको बताइएगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से ही हमको सीख मिलती है कि हमको किस तरह से कंटेंट लाना चाहिए और किस तरह की ज़रूरत आपको है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है। राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत 60 से 79 वर्ष के वृद्धों को न्यूनतम कितनी मासिक पेंशन दी जाती है? 300 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये या 2000 रुपये? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 300 रुपये की पेंशन दी जाती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सुगम्य भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि दिव्यांग जनों के लिए सार्वजनिक स्थानों को सुगम बनाना, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों जो ऑप्शन बड़े बड़े हैं उनको मैं पूरा नहीं पढ़ता हूँ, आप वीडियो पॉज करके और पूरे ऑप्शन पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद फिर अपने से आंसर उसका एनालिसिस कर सकते हैं कि करेक्ट आंसर क्या होगा। बाकी मैं यहाँ पे सिर्फ करेक्ट आंसर ही पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय नशा निवारण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है वो है कि नशे की लत से बचाने के लिए परामर्श एवं पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है बाल विकास के कितने प्रमुख चरण होते हैं? अब यहाँ पे बाल विकास से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो कुल कितने चरण होते हैं? इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? 3, 4, 5 या 6? अब बताइए, आप अगर होते तो इसके स्थान पे इसका राइट आंसर क्या टिक करते? जितने सारे दर्शक हमारे वीडियो देख रहे हैं तो वो सभी कोई कमेंट करें, मैं चाहता हूँ। ठीक है, फिर मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। कैसे? अब देखिए बहुत सारे लोगों को इसमें डाउट रहा होगा ना, इसीलिए मैं जानता था कि आपका डाउट यहाँ पे होना संभावित है, इसलिए हमने इसका पूरा एक्सप्लेनेशन लाया है। ठीक है, कि जो बाल विकास है तो बाल विकास के जो प्रमुख चरण है वो टोटल 4 चरण हैं। आप हो सकता है दूसरी जगह या दूसरे वीडियो में या किसी और बुक में 4 से अधिक 5 पढ़े हों, 6 पढ़े हों, लेकिन यहाँ पे 4 ही होगा। और 4 कौन कौन से होंगे? शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और किशोरावस्था। अब यहाँ पे 4 हो गए ना, बाकी की जो 2 अवस्था हैं युवावस्था और वृद्धावस्था, ये आपके बाल विकास के अंतर्गत नहीं होते हैं, ये शामिल नहीं है ये बाल विकास में। क्यों शामिल नहीं है इसका यहाँ पे हमने रीज़न भी दिया है, नीचे देख सकते हैं कि युवावस्था क्या होता है कि इस चरण में व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास पूर्ण हो जाता है। यह चरण करियर, परिवार और सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने का समय होता है, इसलिए ये जो है तो बाल विकास में नहीं आएगा, क्योंकि बाल विकास की जो उम्र है ना, जिसे बाल विकास कहते हैं, तो वो अधिकतम 18 वर्ष होती है। और जबकि युवावस्था कब से शुरू हो जाती है? ये शुरू हो जाती है 18 से 65 वर्ष तक, और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक। ठीक है ना। अब युवावस्था जो है इसको 2 कैटेगरी में बांटा है, प्रारंभिक युवावस्था और मध्य युवावस्था। प्रारंभिक युवावस्था 18 से 40 वर्ष है
और मध्य युवावस्था 40 से 65 वर्ष है, और वृद्धावस्था जो है तो 65 वर्ष और उसके बाद का है। अगर 65 साल से अधिक कोई व्यक्ति है उसको ओल्ड एज कहते हैं, मतलब सीनियर सिटीजन। ठीक है, तो इस तरह से इसको कैटेगराइज किया गया है। ठीक, तो यहाँ पे बात आती है बाल विकास की बाल विकास के कितने प्रमुख चरण हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर 4 ही होगा, 5 नहीं होगा। ठीक, 5 क्यों नहीं होगा, यहाँ पे हमने आपको आंसर दे दिया है। अगर आप इससे सेटिस्फाई हैं तो ठीक है, नहीं है अगर आप सेटिस्फाई, आपको और कोई डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसको भी आंसर आपको देने की कोशिश करूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सांस्कृतिक पारिस्थितिकी सिद्धांत कल्चरल इकोलॉजिकल थ्योरी किसने प्रस्तुत किया? जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, ब्रोमफेन ब्रेनर या कोहलबर्ग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रोमफेन ब्रेनर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कौन सा कारक शिशु के संज्ञानात्मक विकास को सर्वाधिक प्रभावित करता है? जैविक कारक, सामाजिक वातावरण, पारिवारिक संरचना या केवल पोषण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक वातावरण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, बालक सबसे पहले किस भाषा कौशल का विकास करता है? सबसे पहले किस भाषा कौशल का विकास करता है? लेखन, पठन, श्रवण या वाचन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रवण। जो बालक है तो भाषा सीखने के लिए सबसे पहले क्या करता है? वो सुनता है, डायरेक्ट पढ़ने लिखने नहीं लगता, ना तो डायरेक्ट बोलने ही लगता है। ठीक है, वो पहले क्या करता है? सुनता है। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले बोला गया ना कि बालक सबसे पहले किस भाषा कौशल का विकास करता है, तो श्रवण का करता है, पहले सुनता है। छोटे बच्चे के सामने आप कुछ भी बोलेंगे तो पहले सुनेगा, फिर अपनी भाषा में जो भी जवाब देगा तो देगा ही। ठीक है, लेकिन पहले सुनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत यह कहता है कि बच्चे का विकास निकटस्थ विकास क्षेत्र के अनुसार होता है? जो ZPD है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, तो ये कौन सा सिद्धांत यह कहता है? तो ये कहता है दोस्तों वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ये आपको ध्यान रखना है कि जो ZPD का सिद्धांत दिया है तो वो कौन दिया है? वाइगोत्स्की ने दिया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, NEP 2020 के अनुसार फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरिसी को किस कक्षा तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3 या कक्षा 5? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कक्षा 3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, बाल विकास में मैच्यूरेशन मतलब परिपक्वता का क्या अर्थ है? केवल मानसिक विकास, जैविक और मनोवैज्ञानिक विकास की प्राकृतिक प्रक्रिया, बालक की बौद्धिक क्षमता या भाषा कौशल का विकास? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैविक और मनोवैज्ञानिक विकास की प्राकृतिक प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था दोस्तों BF स्किनर ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 2007 में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, WHO के अनुसार बालक पोषण में एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की सिफारिश कितने महीने तक की जाती है? तो ये की जाती है 6 महीने तक, है ना। जो स्तनपान के लिए सिफारिश की जाती है माँ के दूध के पिलाने के लिए WHO के अनुसार, तो इसकी सिफारिश 6 महीने की होती है। देखिए क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा घुमाया है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कर दिया है, मतलब स्तनपान जिसको कहते हैं। तो अधिकतम 6 महीने तक की यहाँ पे सिफारिश की गई है WHO के अनुसार कि 6 महीने तक माँ का दूध बच्चे के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट है, कुपोषण का पता लगाने के लिए बच्चों की कौन सी माप महत्वपूर्ण होती है? लंबाई और वजन, रक्तचाप, हृदय गति, उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर है लंबाई और वजन। लंबाई और वजन से पता चल जाता है कि कुपोषण बच्चा कुपोषित है या नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया था? ये लागू किया गया था 1986 में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, JJ अधिनियम के अनुसार किशोर की परिभाषा क्या है?
जे अधिनियम है ना, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। तो इस अधिनियम के अनुसार जो किशोर है ना, किशोर की परिभाषा क्या है, जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हों उनको किशोर कहा गया है, ऑप्शन नंबर सी। और वैसे भी आप किशोरावस्था जानते ही हैं कि 12 से 18 साल के बीच में होता है। तो जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनको किशोर कहा गया है जे अधिनियम में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व रेटिनोल नाम से भी जाना जाता है? कौन सा पोषक तत्व है जिसका दूसरा नाम जो है तो रेटिनोल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। दोस्तों, विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय पोषण नीति किस वर्ष लागू की गई थी? ये लागू की गई थी 1993 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, WHO के अनुसार बॉडी मास इंडेक्स की सामान्य सीमा कितनी होती है? जो BMI है, बॉडी मास इंडेक्स, इसकी सामान्य सीमा क्या है? 18.5 से 24.9, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, पेंटावैलेंट वैक्सीन में निम्नलिखित में से कौन सा घटक नहीं होता है? तो नहीं होता है रेबीज। रेबीज नहीं होता है इसका घटक। बाकी जो पेंटावैलेंट वैक्सीन है तो इसको यूज करते हैं डिप्थीरिया में भी, हेपेटाइटिस बी, टिटनेस, इन सब में, लेकिन रेबीज के लिए अलग से लगाया जाता है। नेक्स्ट है, OPV ओरल पोलियो वैक्सीन का विकास किस वैज्ञानिक ने किया था? एडवर्ड जेनर, जोनास साल्क, एल्बर्ट सेबिन या रॉबर्ट कोच? किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों अल्बर्ट सेबिन ने, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कौन सा पोषक तत्व एंटी स्कॉर्ब्यूटिक फैक्टर के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV एड्स के निदान के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों एलिसा टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, RDA रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस किसके लिए निर्धारित की जाती है? कैलोरी सेवन, पोषक तत्वों की दैनिक आवश्यक मात्रा, व्यायाम योजना या मानसिक स्वास्थ्य सुधार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोषक तत्वों की दैनिक आवश्यक मात्रा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत में WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, जिनेवा, मुंबई या कोलकाता? इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कौन सा खनिज हाइपोकलेमिया के लिए जिम्मेदार होता है? कौन सा खनिज है जो हाइपोकलेमिया के लिए जिम्मेदार होता है? तो ये होता है पोटेशियम। दोस्तों, हाइपोकलेमिया एक बीमारी है जो पोटेशियम की कमी के कारण होता है, ठीक है। और तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत गर्भवती महिलाओं को कितनी धनराशि सहायता स्वरूप दी जाती है? तो ये दी जाती है दोस्तों 6,000 रुपये, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, पोलियो वायरस किस प्रकार के वायरस से संबंधित होता है? DNA वायरस, RNA वायरस, रेट्रोवायरस या एडेनो वायरस? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप हमको कमेंट करके बताइए पहले इसका आंसर, इसके बाद फिर आगे की वीडियो देखिए। थोड़ा वीडियो वॉच करके ये क्वेश्चन नंबर डालिए कि 176 क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर क्या होगा। अगर आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो इनका आप राइट आंसर क्या देंगे? तो यहाँ पे अगर आपको पता है तो, क्योंकि आप बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल के वीडियो देख रहे हैं, तो आपको पता ही होना है ना। तो अगर आपको पता है तो बताइए इसका आंसर, नहीं पता है तो देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा RNA वायरस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था दोस्तों 1985 में, ठीक है। जो वही है मतलब कि टीकाकरण के लिए जो प्रोग्राम शुरू किया गया था तो वो है सार्वभौमिक टीकाकरण प्रोग्राम जिसको कहते हैं। तो ये 1985 में शुरू किया गया था। अब यहाँ पे थोड़ा इंग्लिश लिख दिया ना, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP, तो बहुत सारे लोग इसमें डाउट हो जाएंगे कि ये क्या है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि जो टीकाकरण होता है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। उसको कहते हैं इम्यूनाइजेशन, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन सार्वभौमिक टीकाकरण प्रोग्राम या सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। ये किस वर्ष शुरू किया गया था? 1985 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वन हेल्थ अप्रोच से संबंधित है?
मलेरिया, रेबीज, मधुमेह या हाई ब्लड प्रेशर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेबीज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अधिकतम कितनी राशि जमा की जा सकती है? तो ये जमा की जा सकती है दोस्तों 1.5 लाख, 1,50,000, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कौन सा पोषक तत्व साइनोकोबालामिन नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है विटामिन B12। विटामिन B12 का दूसरा नाम क्या है? साइनोकोबालामिन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका मुख्य लक्ष्य है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, न्यूनोटल मोर्टेलिटी रेट NMR किसे संदर्भित करता है? न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट जो है तो किसे संदर्भित करता है? ये करता है 0 से 28 दिन के भीतर मृत्यु दर, मतलब जो नवजात शिशु की मृत्यु दर है ना, वो इससे संबंधित है। आपको पता होना चाहिए कि जो नवजात शिशु हैं उनको इंग्लिश में न्यूनेटल कहते हैं, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी अगर गड़बड़ी होगी तो आप संभाल लीजिएगा दोस्तों, है ना। लेकिन ये यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो यही होगा, क्योंकि क्वेश्चन किसी तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में पूछा जा सकता है, तो आपको दोनों चीज़ पता होनी चाहिए। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 से 28 दिन के भीतर मृत्यु दर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कौन सा टीका टाइफाइड के लिए दिया जाता है? BCG, TT, TCV या DPT? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा TCV। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है आप हमको कमेंट करके बताइएगा, अगर आपको पता है तो। नहीं पता है तो बताइएगा, तो हम फिर आपको बताएंगे। नेक्स्ट है, भारत में पोषण ट्रैकर ऐप किसके लिए विकसित किया गया है? तो भारत में जो पोषण ट्रैकर ऐप है ये है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, लेव वाइगोत्स्की की जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कि वह क्षेत्र जहां बच्चे केवल बड़ों की मदद से सीख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था में भाषा विकास को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है? आनुवांशिकता, सामाजिक वातावरण, माता पिता की शिक्षा या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। जो बाल्यावस्था में भाषा विकास होता है प्रभावित, तो ये सभी कारक हैं जो भाषा विकास को प्रभावित करते हैं। आनुवांशिकता भी है, सामाजिक वातावरण भी है, माता पिता की शिक्षा भी है, मतलब उपरोक्त सभी है। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की आयु सीमा क्या होती है? जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है इसकी आयु सीमा क्या है? 7 से 11 वर्ष है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई बच्चा यदि किसी समस्या को विभिन्न दृष्टिकोणों से हल कर सकता है तो यह किस प्रकार की सोच को दर्शाता है? अभिसारी सोच, अपसारी सोच, संज्ञानात्मक कठोरता या रचनात्मकता की कमी? अब बताइए, अगर आपके एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप क्या यहाँ पे इसका आंसर देना चाहेंगे? ठीक है, अगर आपको पता है तो, नहीं पता है तो यहाँ पे देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपसारी सोच। क्या होता है? डाइवर्जेंट थिंकिंग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, स्कैफोल्डिंग शिक्षण की किस अवधारणा से संबंधित है? जो स्कैफोल्डिंग है शिक्षण की किस अवधारणा से संबंधित है? तो ये है लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, बच्चों में सारणिक अनुकरण डेफर्ड इमिटेशन की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था जीन पियाजे ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कौन सा चरण लॉ एंड ऑर्डर के रूप में कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में आता है? तो ये आता है परंपरागत स्तर, कन्वेंशनल लेवल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, बच्चों में नैतिक मूल्यों के विकास के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? तो ये है आदर्श प्रस्तुत करना। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे जो है तो नैतिक कर्तव्य उनके अंदर विकसित हो, तो ये इसके लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है कि आदर्श प्रस्तुत करना, मतलब उनके सामने उदाहरण लाना, ठीक है, कि
जो अच्छे व्यक्ति हों, अच्छे बच्चे हों, उनका उदाहरण उनके सामने पेश मतलब आप पेश करेंगे तो वो भी उनकी तरह बनने की कोशिश करेंगे। तो ये इसका सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अधिगम की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, बालक की बुद्धि को मापने के लिए आईक्यू का सूत्र किसने विकसित किया था? तो इसका पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विलियम स्टर्न, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, विलियम स्टर्न ने आईक्यू का सूत्र दिया था बुद्धि को मापने के लिए। नेक्स्ट है, कौन सी सीखने की विधि बाल केंद्रित होती है? व्याख्यान विधि, प्रोजेक्ट विधि, अनुशासन आधारित विधि या निषेधात्मक विधि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट विधि, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार किस संज्ञानात्मक अवस्था में परिकल्पना निगमनात्मक तर्क विकसित होती है? संवेदी मोटर चरण, पूर्व परिचालन चरण, ठोस परिचालन चरण या औपचारिक परिचालन चरण? इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर है औपचारिक परिचालन चरण, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 कथन हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। अब बाकी कथन गलत है, लेकिन एक ऐसा कथन है जो सही है। अब सही कथन को आपको पहचानना है। पहला कथन है कि सभी बच्चे एक ही उम्र में भाषा सीखना शुरू करते हैं। क्या ये सही है? आप बताइएगा। दूसरा कथन है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। तीसरा कथन है कि भाषा विकास पूरी तरह से पर्यावरण पर निर्भर करता है। और चौथा कथन कहता है कि भाषा विकास का कोई निश्चित क्रम नहीं होता। तो अब बताइए इसमें से जो सही कथन है वो क्या है? अगर आपके एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इसका आंसर क्या देना चाहेंगे? आप हमको कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर आप दे सकते हैं तो, और नहीं पहचान सकते सही कथन, तो मैं बताता हूँ। इसका सही कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता है ना वो जन्मजात होती है। अब इसका कैसे? क्योंकि जो ऑप्शन दिए गए हैं, जो पहला ऑप्शन है कि सभी बच्चे एक ही उम्र में भाषा सीखना शुरू करते हैं, ये गलत है बिल्कुल। क्योंकि हर बच्चे में भाषा सीखने की जो उम्र है वो अलग अलग होती है। कोई बच्चे छोटे से ही मतलब 1 साल के अंदर से ही बोलना शुरू कर देते हैं, किसी को और ज़्यादा टाइम लगता है, किसी को उससे थोड़ा सा कम टाइम भी लग सकता है। इसीलिए उम्र फिक्स नहीं है, सब बच्चों की अलग अलग होती है। जो सी नंबर कथन है कि भाषा विकास पूरी तरह से पर्यावरण पर निर्भर करता है, तो नहीं, यहाँ पे पूरी तरह से पर्यावरण पर निर्भर नहीं करता है। ये ऑप्शन थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। जो भाषा विकास में पूरी तरह से पर्यावरण नहीं, इसमें जैविक वातावरण भी शामिल है, ठीक है ना। तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। और जो चौथा ऑप्शन है कि भाषा विकास का कोई निश्चित क्रम नहीं होता, तो यहाँ पे ये गलत इसलिए है क्योंकि भाषा विकास का एक निश्चित क्रम होता है। जैसे कि पहले जो है तो बच्चे सुनते हैं, इसके बाद फिर जो अगर हम भाषा की बात करें उसके विकास में, तो पहले वो अक्षर पहले सीखते हैं लिखना, डायरेक्ट वाक्य नहीं लिखने लगते। पहले अक्षर लिखते हैं, फिर शब्द बनाते हैं, फिर वाक्य बनाते हैं, है ना। इस तरह से एक क्रम होता है, ठीक। तो यहाँ पे इसलिए ये चौथा ऑप्शन भी गलत हो गया है। इसलिए जो बी नंबर ऑप्शन है, बी नंबर कथन है कि बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता है वो जन्मजात होती है, तो ये सही बात है। ऑप्शन नंबर बी इसलिए राइट है। अगर इसमें कहीं भी आपको डाउट है तो आप हमको तुरंत कमेंट करिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन शिशु के मस्तिष्क विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अटैचमेंट थ्योरी में स्ट्रेंज सिचुएशन टेस्ट का प्रयोग किसने किया था? जो अटैचमेंट थ्योरी है, आसक्ति सिद्धांत है, तो इसमें स्ट्रेंज सिचुएशन टेस्ट का प्रयोग किसने किया था? जीन पियाजे, एरिक एरिक्सन, जॉन बॉली और मैरी एंसवर्थ। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैरी एंसवर्थ, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, लेटेंट लर्निंग, गुप्त अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
जो लेटेंट लर्निंग है, गुप्त अधिगम का सिद्धांत है, वो दिया था एडवर्ड टॉलमैन ने, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों इस तरह से हमने टोटल आपको 200 MCQ कंप्लीट करा दिए हैं। जिस किसी में भी आपको डाउट होगा तो आप हमसे तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। और थैंक्स फॉर वाचिंग, हमारी ये कंप्लीट वीडियो देखने के लिए। हमको कमेंट करके बताइएगा कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी और आपके टोटल कितने नंबर सही हुए, कितने गलत हुए, ये ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। एक दूसरे डेट के लिए MCQ तैयार करना है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।